तो ये हाइड्रोजन सोलर पैनल काम कैसे करता है और ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाता है, आप वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत कुछ आपको इससे सीखने को मिलने वाला है। हाइड्रोजन सोलर पैनल एनर्जी की फील्ड में एक रिवॉल्यूशन हो सकता है, मतलब एक इनकलाब हो सकता है, क्योंकि आने वाले वक्तों में अब आपको हाइड्रोजन सोलर पैनल ही देखने को मिलेंगे। मतलब अभी तक जितने भी हम सोलर पैनल्स इस्तेमाल करते हुए आ रहे थे वो मोनो टाइप या पी टाइप या एन टाइप जंक्शन के जितने सोलर पैनल्स थे वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे, और ये सोलर पैनल्स हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेंगे। और ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते वक्त इतने ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं कि ये रात के वक्त भी जो है आपको हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके देंगे, ताकि आप रात को भी आपकी हाइड्रोजन बनती रहेगी और उससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी बनती रहेगी। लेकिन हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है हमारी इंडस्ट्रीज और इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह जिस तरीके से आज इस्तेमाल हो रही हैं उनके लिए है, क्योंकि वजह यह है कि इलेक्ट्रिक कार्स को जो है चार्ज करने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। और हाइड्रोजन कार का ये होगा कि आप इसको फ़ौरन से चार्ज कर सकते हैं, जिस तरीके से आप पेट्रोल या डीजल में सिर्फ 2 से 3 मिनट के अंदर अपनी फ्यूल टैंक को भर लेते हैं। हाइड्रोजन जो आपकी रिचार्जेबल कार होंगी उसको आप 2 से 4 मिनट के अंदर चार्ज कर सकते हैं। लेकिन सोलर हाइड्रोजन पैनल एक अलग ही कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। ये इन्वायरमेंट में मौजूद मॉइस्चर में से पानी निकाल लेते हैं, जिससे हाइड्रोजन बनाई जाती है। ठीक, एक बहुत ही ज़बरदस्त बात यह है इस हाइड्रोजन टैंक की, जैसे कि 200 लीटर का जो आपका पेट्रोल टैंक होगा गाड़ी में जो लगा हुआ होता है, हाइड्रोजन का सिर्फ 5 kg का जो आपका हाइड्रोजन का टैंक होगा वो उसके बराबर होगा। और हाइड्रोजन 5 kg कंप्रेस हाइड्रोजन जो है तकरीबन आपका 300 किलोमीटर आपकी गाड़ी को चलवा सकती है। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आगे आने वाले वक्तों में हाइड्रोजन जो है फ्यूल का ही इस्तेमाल होने वाला है। जिस भी जगह पर 20% तक हवा में मॉइस्चर है उस जगह पर ये पैनल कामयाब हो सकता है। और रात के वक्त में मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये रात के वक्त में भी कामयाब हो जाता है। तो इन सोलर पैनल के साइड में एक छोटे छोटे होल्स होते हैं, उधर से हवा जैसे ही पैनल के अंदर जाएगी तो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होने लगेगी। इन हाइड्रोजन पैनल्स को अगर ओपन करके देखा जाए तो इनमें ख़ास तरह की जो ट्यूब्स लगी हुई होती हैं, इनमें से जब हवा गुजरती है तो ये डायरेक्ट हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन प्रोड्यूस करके देती हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ा चैलेंज ये आता है कि हवा में मौजूद मॉइस्चर को कैसे निकालें। तो इस तरीके से इंजीनियर ने बहुत रिसर्च के बाद 2 तरीक़े निकाले। तो सबसे पहले तो हम कॉपर की इस तरह की कॉइल लेते हैं और इसके अंदर से अगर ठंडे पानी को घुमाया जाए या कोई ऐसी गैस जो ठंडी हो तो हवा में मौजूद मॉइस्चर को ये कैप्चर कर लेगी। मतलब हवा में मौजूद जो मॉइस्चर है वो इसके इर्द गिर्द चिपकने लग जाएगी। सुनने में ये बहुत आसान लगता है मगर ये इतना आसान है नहीं। और हाँ, एक और बात ये भी है कि हमें चिल्ड गैस भेजने के लिए हमें एक रेफ्रिजरेटर का पूरा एक सिस्टम तैयार करना होगा। इवेपोरेटर कोयल, कैपिलरी ट्यूब, स्ट्रेनर, तब जाकर कोयल को ठंडा किया जा सकेगा। तो यह सिस्टम काफी कॉम्प्लिकेटेड भी हो गया और हाइड्रोजन पैनल में इसको लगाया गया तो मेंटेनेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और अभी तो हम सिर्फ मॉइस्चर कलेक्ट करने की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन की प्रोसेस तो शुरू ही नहीं हुई। तो इंजीनियर्स ने एक दूसरा तरीका निकाला जो बहुत ही बेहतरीन है। इन्होंने एक मेम्ब्रेन ली जो मेलामाइन स्पंज या सेंटर्ड ग्लास की बनी हुई है। इस मेम्ब्रेन को प्रोटोन एक्सचेंज मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। यह एक फोम होती है, जब रात को हवा चलती है तो हवा इस फोम से होते हुए निकलेगी। यह फोम हवा को आगे पास कर देगी और इसमें जो वाटर कंटेंट है उसको अपने पास में रख लेगी, और वाटर को यह अपने अंदर ही स्टोर करके रखती है, कहीं अलग से स्टोर नहीं किया जाता है। यह मेम्ब्रेन पानी को अपने सरफेस एरिया पर इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। इस फोम के दोनों साइड में 2 लेयर सेट की जाती है, एनोड कैटालिटिक लेयर और कैथोड कैटालिटिक लेयर। इन लेयर के बीच में थोड़ा सा गैप होता है और साइड में बाइपोलर प्लेट लगी रहती है जो एज ए एनोड और कैथोड का काम करती है। और यहाँ पर जो खाली गैप है उसमें गैस डिफ्यूजन लेयर होती है। जब मॉर्निंग होगी तो सनलाइट सोलर पैनल पर गिरेगी और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लगेगा। जो एनोड कैटालिटिक लेयर है वह इरिडियम की बनी होती है, और जब इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है तो यह वाटर मोलिक्यूल को ऑक्सीजन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स में तोड़ना शुरू कर देती है। जो ऑक्सीजन निकल रही है वह बाइपोलर प्लेट के अंदर जो चैनल बने हुए हैं उनसे साइड में कलेक्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है वह तो सोलर पैनल के थ्रू ड्राइव हो रहे हैं और प्रोटॉन्स इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करके दूसरी साइड में जाने लगेंगे। और दूसरी साइड में कैटालिटिक लेयर प्लेटिनम की बनी होती है, तो प्लेटिनम की लेयर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स को वापस साथ में लेकर आती है, जिससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। और कैथोड से बाइपोलर प्लेट के चैनल से हाइड्रोजन को कलेक्ट कर लिया जाता है।
इस केमिकल रिएक्शन से कुछ ऐसी इक्वेशन फॉर्म होती है एनोड और कैथोड साइड में, जो 12th क्लास में इलेक्ट्रोकैटालिस्ट की बहुत बेसिक इक्वेशन है। यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है वह 99.99% प्योर होती है। जितने भी हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के मेथड है उनमें सबसे ज्यादा इस प्रोसेस की एफिशिएंसी होती है 95%। तो इस हाइड्रोजन को सेपरेट रखना ऑक्सीजन से बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कैटालिटिक लेयर और बाइपोलर प्लेट के बीच में लगी गैस डिफ्यूजन लेयर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यह जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनाने का पूरा सिस्टम है, इसमें 45% कॉस्ट इसी गैस डिफ्यूजन लेयर की होती है। यह लेयर बाइपोलर प्लेट और कैटालिटिक लेयर के बीच में करंट का फ्लो करवाती है। इस प्रक्रिया में जो हीट और वाटर जनरेट होता है उसको बाहर निकालती है, और बाहर से जो एयर आ रही है उसमें आपको पता है ऑक्सीजन है, तो यह एक बैरियर का काम करती है ताकि हाइड्रोजन के साथ में मिक्स ना हो जाए। अदरवाइज हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा फ्लेमेबल गैस है, तो यह तबाही मचा सकती है। लेकिन फिर भी यहाँ पर डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो हाइड्रोजन निकलती है उसका प्रेशर ओनली 5 to 6 psi का होता है। यदि हमारे ह्यूमन लंग्स से कंपेयर करें तो हमारे लंग्स 10 to 12 psi का प्रेशर जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन को कलेक्ट कर लिया जाता है और ऑक्सीजन को वापस एनवायरमेंट में छोड़ दिया जाता है। यदि इस पैनल के मैन्युफैक्चरर चाहे तो ऑक्सीजन को भी कलेक्ट कर सकते हैं। जनरली इस लो प्रेशर हाइड्रोजन को टैंक में भर लिया जाता है, लेकिन आपको पता है हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट है, तो यह सबसे हल्की गैस भी है। यदि 200 लीटर का पेट्रोल टैंक है तो उसमें सिर्फ 5 kg हाइड्रोजन को भरा जा सकता है, वह भी 10,000 psi के प्रेशर पर, जिसके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टैंक बनाना होगा। लेकिन यह इतनी सी हाइड्रोजन हमारी गाड़ी को 300 किलोमीटर तक चला देगी। लेकिन इन हाइड्रोजन पैनल से जनरेट हुई लो प्रेशर हाइड्रोजन गैस को कंप्रेसर की हेल्प से इन छोटे टैंक में भर दिया जाएगा। यदि घरों पर ऐसे 20 हाइड्रोजन पैनल को लगाते हैं तो यह एक साल में 120 से 240 kg हाइड्रोजन जनरेट करेंगे, जो ऑलमोस्ट 4000 से 6000 बिजली की यूनिट के बराबर होगी। और दिन में जो हाइड्रोजन जनरेट होगी उसको रात में घरों में इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके काम में लिया जा सकता है फ्यूल सेल की हेल्प से। यहाँ पर दोस्तों एक फायदा और है, यह जो हाइड्रोजन बनाने की प्रोसेस है इसको सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है, तो किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे सोलर, विंड, बायोफ्यूल से इसको एनर्जी दी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर कुछ चैलेंजिंग टास्क भी है। यदि हम हाइड्रोजन कार ले आते हैं तो गाड़ी को घर पे रिफ्यूल करना आसान काम नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी को टैंक में हाई प्रेशर के साथ में हाइड्रोजन फिल करने के लिए हमें पावरफुल कंप्रेसर की जरूरत पड़ेगी, जो हमारी कार की कॉस्ट को बढ़ा देगा। तो इसका एक अच्छा तरीका है, यदि एक हाइड्रोजन स्टेशन बना दिया जाए और पाइपलाइन के थ्रू जिन घरों पर हाइड्रोजन पैनल लगे हैं उसको हाइड्रोजन स्टेशन पर कलेक्ट किया जाए और फिर वहां से गाड़ियों की रीफिलिंग की जाए तो थोड़ा आसान होगा। इस तरीके से जो हाइड्रोजन मिलेगी वह 100% इन्वायरमेंट फ्रेंडली और ग्रीन हाइड्रोजन होगी, और इस हाइड्रोजन से एयरप्लेन गाड़ियां बहुत हाई एफिशिएंसी पर काम कर पाएंगे। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रिक कार फ्यूचर प्रूफ नहीं है, जिसको पहले भी मैंने इन वीडियो में बताया है। आपको क्या लगता है, फ्यूचर हाइड्रोजन कार का होगा या इलेक्ट्रिक कार का? जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखना। हालांकि अभी हाइड्रोजन पावर सही तरीके से डेवलप नहीं हुई है, अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा। दोस्तों अगर मैं कहूँ कि आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में चार्जिंग की जो परेशानी है वो होने वाली है बिल्कुल ख़त्म। जैसे अभी हम अपनी गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल डाला करते हैं, उस तरीके से हम डाला करेंगे लिक्विड बैटरीज, और ये डीजल और पेट्रोल डालने से भी जल्दी हो जाएगा। और यही नहीं दोस्तों, आपकी कार को रेंज मिलेगी 10,000 किलोमीटर तक की। जी हाँ दोस्तों, 2024 के एंड तक इस तरह की ही लिक्विड बैटरीज आने वाली हैं, और आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़, ये काम कैसे करती हैं, तो जुड़ रहिएगा बिल्कुल वीडियो में एंड तक। तो दोस्तों ये जो बैटरी है ये 2 प्रिंसिपल्स पे काम करती है। एक तो है अपना वो स्टैंडर्ड लिथियम आयन बैटरी जो कि हमारे गैजेट्स में होती है, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और जैसे दूसरी रिचार्जेबल चीज़ें जैसे कि होती हैं। और दूसरा प्रिंसिपल इसमें यूज़ होता है रिलॉक्स फ्ली का। ये बैटरी अभी ब्रिज साइज ऑपरेशन में अभी यूज़ हो रही है। लिथियम आयन बैटरी के अंदर होता है कैथोड, एनोड और एक सेपरेटर। जब हम इसको चार्ज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है कैथोड से एनोड की तरफ आते हैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के थ्रू, और जब हम बैटरी यूज़ करते हैं तो यही इलेक्ट्रिकल सर्किट उल्टा हो जाता है। और अभी तक लिथियम एक ऐसा मटेरियल है जो इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा स्टोर करके रखता है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ रिडॉक्स फ्लो बैटरी के बारे में कि वो कैसे काम करती है, जिसमें मैं एग्जांपल लेता हूँ वेनेडियम फ्लो बैटरी का। वेनेडियम कुछ नहीं है दोस्तों, ये एक लिक्विड टाइप का मटेरियल है। ये जो है एक उसमें घोला जाता है, लिक्विड में घोला जाता है, और जो है ये खुद ही कैथोड और एनोड बन जाता है। रिडॉक्स फ्लो बैटरी एक बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है जो कि जिस तरीके से लिथियम आयन बैटरी का है।